नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एआर ब्रॉडकास्ट के इस विशेष कार्यक्रम हरदा की बात में। दर्शकों, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में काम किया जाए, किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, तो ऐसा ही एक विषय है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करना चाहते हैं। पुरातन काल से हमारे जीवन में पशुओं का एक विशेष महत्व है और अगर हम बात करें पशुओं की तो हमारे शास्त्रों में भी उन्हें पशुधन का दर्जा दिया गया है। दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया में पशुधन का इतिहास काफ़ी पुराना है, जिसकी शुरुआत लगभग 1300 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी, जब जानवरों को पहली बार पालतू बनाया गया था। इतिहास के झरोखे में अगर झांका जाए तो प्राचीन मिस्र जैसी प्रारंभिक सभ्यताओं के समय तक खेतों में मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर पाले जा रहे थे। वहीं अगर बात की जाए भारत की तो इस बात का पहला प्रमाण अखंड भारत के मेहरगढ़ से आता है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र की कच्ची मैदान पर स्थित है। बहरहाल आज हम बात करेंगे वर्तमान भारत में पशुपालन के महत्व पर। आधुनिक भारत में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में पशुपालन की नींव रखने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अपने दूरदर्शी, एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण से काफ़ी पहले पशुपालन विकास के महत्व को देश के सामने एक अमूल मॉडल के तौर पर रखा था। इसी के बाद गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पशुपालन को लेकर काफ़ी जागरूकता भी देखी गई थी। साथ ही यहाँ के किसानों ने पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ वर्षों से लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन पशुपालन, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी संभावना है, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं पशु संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका एआर ब्रॉडकास्ट के इस न्यूज़ रूम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद आपको। सर, सामान्यतः जिलों में पशु चिकित्सा विभाग की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और वर्तमान में अगर हम बात करें हरदा जिले की, तो हरदा जिले में किन क्षेत्रों पर विभाग का ध्यान केंद्रित है? अभी वर्तमान में जो है विभाग की जिम्मेदारी का, हमारे जो विभाग का मूल उद्देश्य है पशु चिकित्सा, पशुओं को स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं पशु संवर्धन, उनके अच्छी नस्ल की पैदावार करना, ताकि जो हमारे पशुपालक हैं उसका लाभ अच्छे से ले सकें, और यही उद्देश्य है पूरा। सर, जैसे आपने बताया कि पशु चिकित्सा है और पशु संवर्धन, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पशु संवर्धन। उसको आप अगर सही शब्दों में बताएं तो वो जैसे नई प्रजातियों की मतलब उन्नत नस्ल। सर, तो इसको लेके जिले के कुछ आंकड़े या कुछ ऐसा कुछ डेटा है सर, जिससे एक अंदाजा लगे कि साहब हरदा जिले में पशुओं से संबंधित ये आंकड़े हैं? हाँ, हरदा जिले में लगभग 3,25,000 के समथिंग पशु हैं, पशुधन है पूरे जिले में, जिसमें से कि गौवंश, भैंस वंश, बकरी, पोल्ट्री, कुत्ते, घोड़े, जितने तरह के हैं पशु वो सभी इस आंकड़े में शामिल हैं। और ज़्यादातर जो है गौवंश ही हैं, लगभग 1,60,000 के आसपास गौवंश है और 83,000 कुछ के आसपास भैंस वंश है, और बाकी जो छोटे पशु हैं वो आते हैं। सर, जैसे आपने बताया, तो ये जो पशुधन, जो एक शब्द इस्तेमाल किया आपने सर, तो अगर मैं बात करूं पशुधन, तो सर इस पशुधन की श्रेणी में पालतू पशु ही आते हैं, या जैसे एग्जांपल के लिए हाथी हुए या ऊंट हुए, तो ये भी उसी श्रेणी में आते हैं? पालतू ही हैं। जो लोग जैसे राजस्थान में ऊंट का ही पूरा है तो वो पालतू है, वहाँ हमारे यहाँ नहीं पालते, तो इसलिए अपन उस श्रेणी में नहीं रखते। अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ जो सामान्यतः है गाय, भैंस, बैल, बकरी, पोल्ट्री, कुछ लोग सुअर पालन भी करते हैं, वो इस कैटेगरी में हम लोग अपने जिले में लेते हैं उसको। ठीक है। अच्छा सर, जैसे अभी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं सर, इस समय वर्षा काल जारी है, और चूंकि जब इतने बृहद स्तर पर आप पशुपालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से संक्रमण तो वर्षा काल में होता ही है सर। तो अगर हम बात करें इन दिनों की, खासकर बारिश के मौसम में, तो पशुओं में किस तरीके का संक्रमण या बीमारियों का खतरा बना हुआ है सर? अभी जो वर्षा ऋतु में है, वर्षा जनित बीमारियां ही होती हैं कुछ, जिनको हम गलघोटू और चरचरा के नाम से बोलते हैं जी, और जो सामान्यतः इन्हीं दिनों में होती हैं। जब पानी गिरता है, नई घास उगती है, नई घास को जानवर खाता है, तो उसमें कंटामिनेशन होता है। ये बैक्टीरियल है और इसके लिए हम बचाव के लिए टीकाकरण
कर रहे हैं। जी, जी। और इसके लिए टीकाकरण के साथ साथ हमारी जो संस्थाएं हैं, चिकित्सालय, औषधालय, ये भी कार्यरत हैं क्षेत्र में। ये भी हमेशा हमारे पशुपालकों को सेवाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष सुविधा और दी गई है, जो चलित पशु चिकित्सा इकाइयाँ हमारे जिले को 4 मिली, अच्छा। वो भी तीनों विकास खंड में और एक जिले में संचालित है। तो वो उनका काम ये होता है कि अगर किसी का मान लीजिए पशु बीमार है और टोल फ्री नंबर है उसका 1962, उस पर वो फ़ोन करता है तो वो एम्बुलेंस उसके घर जाती है और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उनको पशुपालक को उपलब्ध कराती है। तो एक बहुत अच्छी ये सुविधा हो गई है और हम लोगों को इससे बहुत सहूलियत हो गई कि एक जो पशुपालक आपका को रीच बढ़ सुविधा देने के लिए रीच बढ़ गया। टाइम हमारा जो पहले हमें काफ़ी टाइम लग जाता था वहाँ पहुँचने के लिए, अब तुरंत पहुँच जाते हैं। तो इससे अच्छा, काफ़ी अच्छा हम लोग मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पशु स्वास्थ्य का है उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है अभी काम कर। सर आपने अभी बीमारियों के नाम बताए थे सर, जी। उसके कुछ सिम्टम्स भी आपने जैसे बताए। जी। सर एक आम लोगों के लिए वैसे तो जो पशुपालक हैं नॉर्मली वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते ही हैं, जी। पर एक आम आदमी को अगर समझने की आवश्यकता पड़े तो सर ये जो गलघोटू एक बीमारी का आपने नाम बताया, इसमें किस तरीके का मतलब समस्या होती है, ये क्या होती है? गलघोटू बड़ी मतलब कम टाइम की बीमारी होती है। मतलब ये समझिए कम से कम 10 से 12 घंटे में वो पूरा उसका संक्रमण खत्म ही हो जाता है, शुरुआत से लेके और ख़त्म होने तक का है। बहुत तेज गति से फैलती है। सामान्यतः जब दिन में जानवर चरने जाता है और चर के आता है और शाम को ही एकदम बुखार शुरू हो जाता है। शाम को पशुपालक क्या करता है कि उसको बांध देता है और फिर देखने रात को कोई नहीं जाता। रात भर में इतना ज़्यादा ग्रसित होता है कि वो जब सुबह देखता है तो हो सकता है मरणोत्तर अवस्था में ही मिलता हो। मतलब अगर मैं बात करूं सर तो हमारी सलाह ये है पशुपालकों को कि शाम को जब उनके जानवर चर के आते हैं तो 1-2 घंटे उनको जरूर देखें, उनको जरूर वाच करें कि अनमना तो नहीं हो रहा है, मुंह से लार तो नहीं फेंक रहा है, या उसको बहुत तेज बुखार तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत उसको इलाज करना चाहिए, न कि सुबह के लिए इंतजार करना चाहिए। और ये सारी जो आपने अभी बातें बताई है, ये गलघोटू बीमारी जो है बारिश के दिनों में सर्वाधिक संक्रमित हो, एक प्रकार से संक्रमण फैलता है। बिल्कुल बारिश में तो मतलब ये एक विशेष बात है दर्शकों के लिए भी कि बारिश के दिनों में अगर जब आपके पशु वापस आते हैं और शाम के टाइम जब आप उनको बांध देते हैं तो ये डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई है कि आप कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंतराल पे जाके एक बार पशु को जरूर जांच लें कि कहीं उसे तेज बुखार या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं सर, मतलब इसमें क्या वाकई में इतनी तेजी से संक्रमण होता है कि सुबह तक वो मरणासन स्थिति में चले जाते हैं। सुबह तक मरणासन स्थिति में होता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए और उसका ट्रीटमेंट वही है कि अगर आपने शुरू में इलाज करा लिया तो कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट स्टेज में तो पूरा चोक हो जाता है, पूरा फेफड़े में जैसा नाम में लिखा हुआ है गलघोटू, मतलब गले को एक प्रकार से एक तरह से गलघोटू इसलिए नाम दिया, मतलब जो सांस है ना वो एक्चुअली उसका अफेक्शन यही होता है, इन्फेक्शन गले में होता है और सांस रुक जाती है, इसलिए गलघोटू नाम दिया कि मतलब गला घोट दिया कह ले, सांस रुक जाती है, बिल्कुल सांस नहीं ले सकता। वाकई में सर ये काफी तो बहुत मतलब एक्यूट डिसीज है, ये बहुत एक्यूट डिसीज है और इस पे हमारे पशुपालक का बहुत नुकसान होता है अगर थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो। जी। और इसलिए इसकी हमारी सलाह यही है कि हम लोग वैक्सीन तो करते ही हैं, पर बाई चांस कोई जानवर अगर छूट गया तो उसकी फिर या तो वो आगे आके वैक्सीन करा लें, या अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो समय पर ट्रीटमेंट करा लें। सर ये जो गलघोटू बीमारी है ये दुधारू पशुओं में ही होती है? नहीं, सभी में होती है, दुधारू में भी होती है और जो बिना दूध वाले हैं उनमें भी होती है, सभी में होती है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं, मेरा अगला सवाल जो आपसे ये है कि हरदा जिले में आमतौर पर पशुओं में मतलब होता है ना सर क्षेत्रवाद, तो अगर मैं बात करूं हरदा जिले में तो आमतौर पर यहाँ पे पशुओं में कौन सी ऐसी बीमारियां जो ज्यादा एक प्रचलन में है या ज्यादातर आपको देखने में आती है? हाँ, यही है, जैसे अभी आपने 2 साल पहले देखा होगा लंपी बीमारी एक नाम आई थी। लंपी बीमारी बहुत तेजी से संक्रमण हुआ था, जिसमें हमारा हरदा जिला भी काफी प्रभावित हुआ था। तो हम लोग उसका लगातार वैक्सीन कर रहे हैं और अब उस 2 साल के बाद अब अभी तक कोई बीमारी का कोई नया केस नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन फिर भी हम लोग उसको कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा, बकरियों में भी एक PPR करके बीमारी होती है जिसको हम लोग प्लेग कहते हैं हिंदी में, प्लेग। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज सर्दी होती है, बुखार होता है और जैसा ये गलघोटू होता है लगभग उसी तरह सिम्टम उसमें भी आते हैं। इतना जल्दी वो मरता नहीं है कि 12 घंटे में मर जाए, 2-4 दिन उसमें चलता है वो, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है और मृत्यु दर भी बहुत होती है। तो इसमें हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनको बहुत नुकसान होता है। उसके बचाव के लिए भी हम लोग 2 साल से 3 साल से टीकाकरण लगातार कर रहे हैं और इस साल भी हो गया। इस साल भी हमारे यहाँ बकरियों को सबको हो गया। तो एक बार अगर वैक्सीन हो गया तो फिर उसके जीवन में दोबारा वो बीमारी नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ,
तो ये हम लोग इसको मतलब सघन रूप से कह लीजिए वो पूरा वैक्सीन कर रहे हैं। और एक और वायरल बीमारी है जो रोगटी बोलते हैं देहात में अपने, FMD, फूट एंड माउथ डिसीज। ओके। तो ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें जानवर मरता तो नहीं लेकिन लाश बहुत होता है जानवर। ओके। जानवर का लाश होता है, साथ साथ जब जानवर का लाश होता है प्रोडक्शन में, बैल है तो काम नहीं करेगा, दुधारू जानवर है दूध नहीं देगा, तो हमारे पशुपालक का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए भी हम लोग लगातार इसका एक कैंपेन चल रहा है और ये चौथा साल है जो हम लगातार वैक्सीन कर रहे हैं। तो 5 साल तो हमें पूरा करना है। अच्छा, वैक्सीन के साथ साथ हम लोग इसका सीरो सर्वेलेंस भी करते हैं, मतलब वैक्सीन करने के बाद और उसके पहले उसका सीरम लेके लैब में जाता है ये देखने कि भाई हमने अगर इतना काम किया है तो हमारे पशु में वो एंटीबॉडी डेवलप है कि नहीं, हमारा पशु सुरक्षित हो रहा है कि नहीं। तो लैब से सरकार ये भी परीक्षण साथ साथ कर रही, तो उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अभी पिछली बार हमारे जिले का जो आया था तो 100% रिस्पांस आया था कि जो वैक्सीन हुआ है उसका 100% यहाँ रिजल्ट मिला है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने ज़िले के पशुपालकों को इन संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सघन टीकाकरण करा रहे हैं और उनको होने वाले नुकसान से बचा। मेरा सवाल भी आपसे यही था कि मतलब हरदा जिले में जो पशुओं के ये जो रोग होते हैं इनके नियंत्रण के लिए आप किस तरीके के कदम उठा रहे हैं? जी, यही जो आपने अभी मुझे बताया कि बिल्कुल, वैक्सीनेशन को वही लेके, तो अगर सर हम बात करें तो जैसे आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात बताई सर कि लंपी को लेके जिस तरीके से आपने एक प्रिकॉशन सा जैसे ले रखा है। आपने सर बताया कि बकरियों में जो है वो प्लेग जैसे एक बीमारी हो रही है सर, जिसको लेके काफी मतलब बृहद स्तर पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बकरियां न केवल दूध भी देती हैं बल्कि वो उनका वैसे भी मतलब ब्रीड पर्पस से भी काफी मतलब कॉस्ट एक वो है सर। तो सर इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूं, ये तो अपने संक्रमण और इनकी हमसे बात की सर, नस्ल सुधार के क्षेत्र में विभाग काफी काम करता है सर। हाँ। और पूर्व में भी काम किए हैं और अभी भी काफी मेरे ख्याल से अलग अलग आपके चल रही है योजनाएं सर। तो अगर मैं बात करूं सर तो यहाँ पे हरदा जिले में मतलब नस्ल सुधार को लेके क्या कोई कार्य चल रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका भी ये चौथा चरण है AI का, जो पूरे देश के साथ साथ हरदा में भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। नेशन वाइड प्रोग्राम है कृत्रिम गर्भाधान का। तो इसमें हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं लोगों को, और इसमें जो एक्चुअली इंजेक्शन लगता है, जो सीमेन क्वालिटी है, तो वो हाई जेनेटिक पोटेंशियल वाले होते, मतलब कि जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, मेल हैं, उनके सीमन से हम लोग यही करते हैं। तो हमारी नस्ल सुधरी रही है, उसके साथ साथ जो दूध उत्पादन की क्षमता भी उनमें बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग नेचुरल जो अपना नस्ल सुधार का कार्यक्रम है उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, उसमें भी योजनाएं हैं। तो उसमें भी हम जैसे मुर्रा पाड़े हैं या नंदी हैं, ये भी उनको देते हैं किसानों को जो लेने के इच्छुक होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पशु होते हैं, वो लोग सामान्यतः ये मुर्रा पाड़ा या गाय है तो नंदी लेते हैं। तो उनको दोनों सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ अब और ये हो गई है कि हमारे यहाँ एक सेक्स हार्टेड सीमेंट भी आ गया है। अच्छा। सेक्स हार्टेड सीमेंट ये है कि उसमें 90% चांस बछिया होने का ही होता है। अच्छा। हाँ, तो वो हमारे किसान अच्छा ले, जो जागरूक किसान हैं और जिनके पास अच्छे पशु हैं, दुग्ध उत्पादक, वो लोग उसका बढ़िया फायदा ले रहे हैं। और आशा है कि धीरे धीरे ये कॉमन हो जाएगा, सब लोग वही पसंद करेंगे। तो उससे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर। ये आपने बड़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। पर मुझे मतलब जैसे हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा और सरल करके आपके माध्यम से बताना चाहेंगे सर कि जैसे आपने बताया कि विभाग जो है वो सीमेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध करा रहा है, फिर उसके बाद आपने बताया कि नंदी और जो मुर्रा पाड़ा है उसकी व्यवस्था भी आप दे ही रहे हैं। एक आम किसान या एक आम पशुपालक जिसको इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है सर, वो किस तरीके से आपको अप्रोच करे या वो कहाँ अप्रोच करे ताकि उसको ये सुविधाएं मिले, या उसका कोई शुल्क होता है? थोड़ा सा इस विषय पे प्रकाश डालिए। उसके लिए जैसे अभी आपको पहले बताया कि हमारी एम्बुलेंस सुविधा है, तो उसमें दवाई के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधा है। तो उसमें मात्र उसको 150 रुपये देना होता है और उसके घर पहुँच अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ भी वो कर सकता है। और उसके साथ साथ हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, और टिमरनी ब्लॉक में 10 कृत्रिम गर्भाधान के उपकेंद्र भी हमारे पास है। अच्छा। केंद्र और उपकेंद्र अलग से हैं, तो वहाँ भी जो जहाँ उनके पास में है वहाँ अप्रोच करके और उसका लाभ वो ले सकते हैं। बिल्कुल।
मतलब जो एम्बुलेंस आपकी चलती है उसमें ये सुविधाएं हाँ, उपलब्ध रहती हैं। उसमें उपचार के साथ साथ कृत्रिम गर्भाधान की भी सुविधा है और वो दोनों काम हम लोग दे रहे हैं। और इसके लिए आपको दोनों सेवा 150 रुपए देने होते हैं। 150 रुपए वो पशुपालक को देना। अच्छा सर, बड़ा एक अच्छी, चूंकि पशुपालन पे हम लोग बात कर ही रहे हैं, जी। अब भारत का इतिहास बताता है सर कि पशुपालन के क्षेत्र में जो काम गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में हुए हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश थोड़ा सा पिछड़ा है। हालांकि पिछले कुछ अगर 1-2 वर्षों में, 3 वर्षों में हम पीछे की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश इस लिहाज से पशुपालन के क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय काम कर रहा है सर, और काफी यहाँ पे नई नई योजनाएं भी लेके आई गई हैं। अभी जैसे हम पशुपालन की बात कर रहे थे सर, फिर हम लोगों ने पशु चिकित्सा को भी लेके बात की। स्वाभाविक रूप से अगर हम इन दोनों को कहीं जोड़ के देखते हैं तो उसके लिए आवश्यकता होती है शिक्षित होने की। अगर शिक्षित नहीं होंगे, आपके पास वो एसेट्स तैयार नहीं होंगे, तो आप इस दिशा में क्या करेंगे सर? तो मेरा आपसे अगला सवाल यही है सर कि पशु चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विद्यालय, जो महाविद्यालय हैं, जो पशु चिकित्सा अथवा पशु पालन के संबंध में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं? हम प्रदेश में इस समय 3 महाविद्यालय चल रहे हैं। जी जी। जिसमें एक महू है, एक जबलपुर है और एक रीवा है। तो ये डिग्री प्रदान होता है वहाँ, डिग्री और मास्टर डिग्री ये सब महाविद्यालय हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्स भी अब शुरू हो गया है। अच्छा। तो शासकीय भी हैं, जहाँ बताया महू में भी है, भोपाल में है, रीवा में है और 2-3 जगह और हैं वो। तो यहाँ डिप्लोमा कोर्स शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अच्छी बात ये है कि आपके हरदा जिले में ही प्राइवेट भी एक इंस्टीट्यूट स्थापित हो रहा है, या हो ही गया लगभग। और इसके साथ साथ और जिलों में भी ये प्रयास लोग कर रहे हैं कि वो भी वहाँ संचालित करें। तो ये आने वाले समय में ये होगा कि हर स्तर का डॉक्टर प्लस पैरा वेटनरियन, वो दोनों उपलब्ध होंगे लोगों को। तो जो अभी सुविधा में हो सकता है थोड़ी बहुत कठिनाई होती हो, वो आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये भी समस्या दूर हो जाएगी और हर जगह इजिली अवेलेबल उनको जो है वेटनरियन जो है, क्वालिफाइड वेटनरियन उनको मिलेंगे। उसका लाभ लोगों को दोनों रूप में होगा, चिकित्सा के रूप में भी होगा। अभी लोग जो अपने कुछ लोग हैं, बहुत जगह ऐसे हैं कि वो अपनी पुरानी पद्धतियों में ही चलते हैं। जी जी। लेकिन जब हमारे ये शिक्षित वर्ग आ जाएगा, जो क्वालिफाइड होगा, तो उससे ये भी समस्या दूर हो जाएगी और लोगों को इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, लोगों के बीच में ले जाए। और हमारा लोगों का जो प्रयास है सरकार की योजनाओं के माध्यम से थोड़ा सा सफल होता हुआ भी दिख रहा है। तो एक हमारी NLM योजना है जो भारत सरकार की, तो उस योजना में हम लोगों ने यहाँ पर बकरी पालन का लोगों ने उसका फायदा लिया है। एक साइलेज बनाने का है, जो घास जो होता है ना, जी जी, जानवरों को खिलाने के लिए होता है, तो वो व्यावसायिक दृष्टि से प्लांट डल चुका है हमारे यहाँ एक, और करीब 6 लोग आगे आए हैं जो बकरी पालन के लिए उसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारा विभाग का 2 मेन उद्देश्य हम लोग लगे हुए हैं, पूरा विभाग। एक तो हम यहाँ की नस्ल को पूरी तरह सुधार दें जी, कि जो हमारे सड़कों पे जो हमारे अनुत्पादक जो गोवंश घूम रहे हैं, तो हमारा तो सजेशन यही है हमारे हरदा जिले के पशुपालकों को कि वो जो गोवंश अनुत्पादक मान के छोड़ रहे हैं, और मैं लोगों को शिविर में या जहाँ भी ऐसा 10-25 लोग होते हैं उनको बताता भी हूँ कि आपके गांव में भाई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गायें नहीं हैं, वो गायें आपके सड़क में घूम रही हैं। आप उन गायों को पंचायत के माध्यम से, अपने जनपद के सदस्यों के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन लोगों को दिलवा दें, गिफ्ट करा दें, ठीक है। उनके यहाँ वो जानवर हो जाएंगे, 1-1, 2-2 जिसकी जैसी क्षमताएं रख लेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे कि अपनी AI के माध्यम से उसको गाभिन करेंगे। अच्छा, ठीक है। और जब गाभिन करेंगे तो निश्चित है कि उनमें हम जब हाई क्वालिटी का वो सीमेंट डाल रहे हैं, तो हाई क्वालिटी के बच्चे पैदा होंगे जो नस्लवार भी बहुत अच्छे होंगे और दूध प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम इसमें सफल हो गए और हमको जनमानस का सहयोग मिल गया, तो ये जो आवारापन जिसको लोग कहते हैं ना देसी भाषा में, आवारा है, आवारा, हम लोग आवारा नहीं कहते, हम तो उनको निराशित करते हैं जो हमारे किसान भाई छोड़ देते हैं। तो हम समझते हैं कि कुछ दिनों में हम उस पर काबू पा लेंगे। ये सर आपने वाकई में डॉक्टर साहब आपने मतलब एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। शायद इसको लेके अवेयरनेस अभी इतनी ज्यादा है नहीं है, लेकिन हमारा विभाग का पूरा प्रयास चल रहा है। मतलब मुझे खुद सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विभाग इतना बड़ा कदम उठा रहा है और लोगों में, पर इस विषय में सर जागरूकता मतलब क्यों अभी कम है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि कम है, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण एक विषय? और आपने एक बड़ी अच्छी उदाहरण के साथ बताई है कि ऐसे लोग जो
पशु पालना तो चाहते हैं पर कारण विशेष से उनके पास पशु नहीं है, और इस तरीके के जिन लोगों को निराश्रित रूप से जो जानवर आपने जमीन सड़कों पे छोड़ दिए हैं, बिल्कुल, तो उनको अगर वो उन लोगों को दे दिया जाए और वो आप मतलब एआई टेक्नोलॉजी से जो उनको गाबन करने की बात करें, तो ये तो क्रांतिकारी एक प्रकार से बिल्कुल क्रांतिकारी कदम होगा। और हम हमारे विभाग का और हमारे पूरे स्टाफ का, जनप्रतिनिधि, हमारे गौशालाएं हैं, हम उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप हमारा ये धार्मिक नगरी है, जी जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे हरदा जिले में, तो हम लोग थोड़ा उसका भी सहारा ले रहे हैं कि भाई अगर हम गौ माता कह रहे हैं तो गौ माता को इस तरह से प्रमोट करें कि रोड में ना हो, हमारे घर में जाए और हम उनको सुविधा देंगे, तो दोनों चीज़ें होंगी। एक तो वो गौवंश सुरक्षित भी हो जाएगा और उनके कारण जिनके वहाँ वो रहेंगे उसका आर्थिक रूप से वो ऊपर भी जाएगा। अच्छा सर, मजबूती वो भी आएगी। ये जो मतलब जैसे जिसको भी आपने जिसने भी अडॉप्ट कर लिया, जी, मतलब वो कोई भी हो सकता है ना सर, एक आम नागरिक, कोई भी हो सकता एक आम नागरिक, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है। सर आपने आज मतलब वाकई में ये जानकारी देके काफी लोगों के ज्ञान चक्षु खोल दिए सर, और वाकई एक इतनी अच्छी बात आपने इस पूरे हमारे वार्तालाप के बीच में ये आई है। जी, और यकीन मानिए सर कि मुझे मतलब मैं तो फार्मर नहीं हूँ सर, जी, जी, पर बावजूद इसके मुझे, चूंकि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम लोग भी करते हैं सर, हरदा से हैं, और आपने एक अच्छी बात की कि हमारे इस क्षेत्र में उसको गौ या गौ माता के नाम से संबोधित किया जाता है। बिल्कुल। हम लोग उसको पशु की श्रेणी में नहीं लेते हैं सर। एक हम लोगों के लिए बड़ा गाय जो है वो उस तरीके की है कि हम लोग उनको माता का दर्जा देते हैं। जी, जी। उस लिहाज से सर ये एक वाकई में आपने बताया, और ये क्रांतिकारी कदम है विभाग का, और इसके लिए तो मतलब सभी लोग इसको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करेंगे। काफी प्रशंसात्मक ये कार्य है। आपसे बात की सर, और मतलब बिना आपसे पूछे या आपने मतलब आज इस कार्यक्रम में साक्षात्कार के साथ साथ एक संवाद जो स्थापित किया है सर, और जो आपने संदेश हमारे को दिए हैं, यकीन मानिएगा सर ये इस दिशा में काफ़ी मतलब दूरगामी इसके परिणाम होने वाले हैं। लोग काफ़ी कुछ इससे समझेंगे। इसके बावजूद भी सर जैसे पूरा एक तरीका होता है सर, उस लिहाज से अगर मैं बोलूँ सर कि आप हमारे जिले के पशुपालकों को अपनी ओर से अगर एक संदेश देना चाहेंगे तो सर वो संदेश आपका क्या होगा? बस संदेश यही है, प्यारा सा संदेश यही है कि जो एक तो पशु को पशु के रूप में ना लें जी, उसको अपने आर्थिक उन्नति के रूप में लें, ठीक है ना, कि हमारा इससे आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा और उठता है जी, आज से नहीं। मुझे लगता है जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही मानव और पशु सब एक साथ चले हैं, और इसीलिए शायद पशु को पशुधन कहा गया है जो हम पालते हैं, ठीक है ना। तो ये धन तो है ही है, और अगर हम इसको वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो जो आज हमें थोड़ा अलाभकारी लग रहा है वो बहुत लाभ वाला होगा, आगे चल के बहुत लाभ वाला होगा। तो हमारा यही लोगों से आग्रह है कि लोग इसको पशु पालें, उद्योग के रूप में थोड़ा सोच के पालें, तो इससे दोनों चीज़ें होंगी। जो दूध वाले हैं न्यूट्रिशन के लिए है, माल न्यूट्रिशन होता है, हम देखते हैं कि ट्राइबल में और सामान्य जगहों में भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो इससे एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। और सबसे बड़ा ये है कि उस जिसके घर में ये पशु होगा उसको आर्थिक रूप से भी काफ़ी बढ़ने में सहयोग होगा। तीसरा, जब हम ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की, तो जब तक हम पशु नहीं पालेंगे तो ऑर्गेनिक खेती कैसे हो सकती है? ऑर्गेनिक के लिए तो हमें पशुपालन करना ही होगा। तो जो लोग बाग थोड़ा सा एक ह्यूमन नेचर हो गया है आजकल कि हमें अगर किसी चीज़ से एकदम फ़ायदा नहीं है तो चाहे हमारा बेटा ही हो हम उसको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। हम अगर हमारा पशु मान लीजिए 2-4 महीने दूध नहीं दे रहा है तब भी हमारे लिए कुछ न कुछ दे रहा है, वो सबसे बड़ा उसका अमूल्य तो वो गोबर है। तो जब हमारा कृषि प्रधान जिला है तो हमारे किसान को, हमारे पशुपालक को ऐसे जानवरों को रोड में छोड़ने के बजाय अपने घर में बांधना चाहिए। भले वो दूध नहीं दे रहा है, कम से कम सेवा हो जाएगी और गोबर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनके खेत के लिए वो खाद के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर देखें इससे तो बहुत बड़ा फायदा है, और हमारे विभाग का हम सब लोग मिलके यही लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सब आज हमारे इस अनुरोध पर आप एआर ब्रॉडकास्ट के स्टूडियो में आए सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां दी हैं। यकीन मानिएगा सर कि इससे सभी लोग लाभान्वित होने वाले हैं, और आपने जो आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपको शब्दों में बयान करना मुश्किल है सर, पर आपने इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो दर्शकों
जैसा आपने अभी देखा कि आप थे डॉक्टर S.K. त्रिपाठी जी, जो हरदा में पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं। आप उस उप संचालक हैं यहाँ पे हरदा जिले में। हमने आज डॉक्टर त्रिपाठी जी से जो जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाई है, यकीनन अगर हम लोग इस तरीके से पशुपालन के क्षेत्र में अगर हम लोग काम करना पसंद करते हैं या काम करना चाहते हैं, तो लाभ से फिर आपको इधर उधर जाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग अपने पशुओं का ध्यान, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमारे बताया, उस लिहाज से हम रखते हैं। फिर अगर अगली बात करें कि पशुओं के प्रजनन के लिए जिस तरीके की आपने व्यवस्थाएं बताई हैं, मात्र 150 रुपये में हम लोग जो है उन्नत किस्म के जो है जानवर अपने पशुओं के लिए काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में, हरदा जिले की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में हरदा को जो है मध्य प्रदेश में एक पशुपालन के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम पर लेकर जाने वाली है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बने रहें और एआर ब्रॉडकास्ट की हरदा की बात में हम जल्द आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और नए विषय के साथ। धन्यवाद।